लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 100 दिन सास के। आज घर में उत्सव सा माहौल था। निर्मला जी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। मुन्ने के जन्म के अवसर पर निर्मला जी के बेटे बहू ने आस पड़ोस के लोगों और अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। निर्मला जी सभी मेहमानों की आवभगत में मशगूल थी और मेहमानों के लिए रसोई घर में से गर्मा गर्म चाय लेकर आ रही थी। तभी एकाएक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया। निर्मला जी ने संभालने की कोशिश की और खुद को बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, परंतु उनके हाथ से चाय की ट्रे छूट कर गिर गई। लेकिन इस सब के दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग पड़ गए। अपने दोस्तों से बात करते हुए उनकी बहू साक्षी भी यह सब देख रही थी। उसी समय साक्षी गुस्से में तमतमाती हुई उनके पास आई और ये पूछने के बजाय कि कहीं सासू माँ को कोई चोट तो नहीं आई, उनकी बहू भड़कते हुए कहने लगी, माँ जी आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? बहू का ऐसा व्यवहार देखकर निर्मला जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। फिर साक्षी बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपको इतनी अपनी महंगी साड़ी पहनने को दी थी और आपने उसे ही खराब कर दिया। यह साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानते हैं कितनी महंगी साड़ी थी? इस साड़ी की कीमत का तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तभी निर्मला जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, रूंधे स्वर में बोली, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ मेहमानों के लिए चाय लेकर आ रही थी। रसोई घर से बाहर निकलते वक्त मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और यह सब हो गया। परंतु साक्षी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुंह बनाते हुए वो बोली, अरे नहीं नहीं, ये आपकी गलती थोड़ा ही है। दरअसल गलती तो मेरी है, जो आपको अपनी इतनी बढ़िया साड़ी पहनने के लिए दे दी, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप इन साड़ियों के लायक ही नहीं हो। सामने से उनका बेटा विनोद भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, क्या माँ, इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए था ना। अब देखो, साक्षी की पूरी साड़ी खराब हो गई। सभी मेहमानों की नज़र निर्मला जी पर थी। अपनी बेटी और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्द से वो अंदर तक आहत हो चुकी थी। अपना तमाशा बनते देख निर्मला जी से अब वहां रुका न गया। बिना किसी से कुछ कहे वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गर्मा गर्म चाय गिरने के कारण निर्मला जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिन पर किसी का ध्यान तक नहीं गया था। लेकिन ये भी सत्य था कि उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ पहुंची थी। रह रहकर निर्मला जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बैठे बैठे सोचने लगी, आज पूरे 2 महीने हो गए मुझे अपने बेटे बहू के घर आए, और इस दौरान मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। कभी थकावट भी हो जाते थे तो काम में भी लगी रहती थी। घुटनों में दर्द भी होता, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुंह से उफ तक न की, यह सोचकर कि कहीं बहू को बुरा न लगे। लेकिन ना तो यह सब मेरे अपने बेटे को दिखाई दिया और ना ही बहू को। और आज अगर गलती से बहू की साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने मेरी कैसी बेइज्जती की। आज वो उस दिन को कोस रही थी जब वो अपने बेटे बहू की बात मानकर बड़ी खुशी से उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 2 महीने पहले जब साक्षी माँ बनने वाली थी और एक दिन विनोद सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी साक्षी उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो, क्या कहना है? टाई पहनते हुए विनोद ने कहा,
तो साक्षी शिकायती लहजे में बोली, विनोद, मेरी हालत तो तुम जानते ही हो, मुझसे अब घर के सारे काम नहीं हो पाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि दिन भर के काम के लिए क्यों न हम एक मेड लगा लें, मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी। साक्षी की यह बात सुनकर विनोद ने कहा, नहीं साक्षी, मेड का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। बस तुम्हें तो अपने खर्चे की पड़ी है, मेरी तो तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। साक्षी ने गुस्से में कहा। तो विनोद बोला, देखो साक्षी, अभी तो मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, इस बारे में हम रात को बात करेंगे, मैं इसका कोई न कोई हल जरूर निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाएं और तुम्हें आराम ही आराम मिले। विनोद की यह बात सुनकर साक्षी बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, अच्छा, ऐसा क्या करने वाली हो, मुझे बताओ तो सही। तब विनोद ने कहा, बस तुम देखते जाओ, जो तरकीब मैंने सोची है ना, उससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर विनोद अपने ऑफिस चला गया। विनोद के जाते ही रोजाना की तरह साक्षी के मोबाइल की घंटी बज उठी और उसके बाद काफी देर तक साक्षी अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जैसे ही विनोद वापस आया तो अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं गांव से अपनी माँ बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। हुई ना एक पंथ दो काज वाली बात। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर साक्षी का मुंह बन गया और कहने लगी, लो, ये तरकीब निकाली थी तुमने। क्यों, आखिर क्या बुराई है उन्हें यहाँ बुलाने में। अरे विनोद, जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्चा हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा। ओफो साक्षी, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देंगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को इसी घर में रखेंगे। ये भी तो सोचो, तुम्हें काम वाली बाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर साक्षी तपाक से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी कि अपनी सासू माँ को बुला लो घर के काम के लिए, उनके होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या ज़रूरत है। तभी विनोद उसे प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगा तो साक्षी बात को बदलते हुए बोली, वो मेरा मतलब है कि मेरी माँ का फ़ोन आया था, वो भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक सारे काम वो करती रहेगी। लेकिन विनोद, माँ जी का तो ठीक है, लेकिन बाबू जी का यहाँ क्या काम है, उन्हें वहीं गांव में ही रहने दो, यहाँ तो केवल माँ जी की ही ज़रूरत है। तभी विनोद ने कहा, तुम समझती नहीं हो साक्षी, अगर हम माँ को इतने समय के लिए अपने घर में बुलाएंगे तो गांव में बाबूजी के खाने पीने की बहुत समस्या हो जाएगी, और अगर बाबूजी यहाँ पर ही रहेंगे तो बाहर के सारे काम वही करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम यह क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वो इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे ना, मेरा खर्चा बहुत कम काम हो जाएगा। फिर कुछ सोचते हुए विनोद ने कहा, पता है, जब बाबूजी रिटायर्ड हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें बड़ी अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब वो एफडी मैच्योर होने का समय आ गया है। जब बाबूजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ में उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूँगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी साक्षी बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाबूजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती, मुझे तो प्राइवेसी पसंद है, किसी की दखल अंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी विनोद ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो, एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पति की आवाज़ सुनकर साक्षी तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, तो फिर देर किस बात की है विनोद, जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फ़ोन।
हाँ हाँ भी लगाता हूँ। ऐसा कहकर विनोद ने अपनी माँ को फोन किया। हेलो माँ। हेलो, हाँ बेटा विनोद, कैसे हो तुम दोनों? मेरी बहू रानी कैसी है? वो माँ, साक्षी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आप तो जानती हैं उसे 8वां महीना चल रहा है। अब उससे घर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही। माँ एक काम करो ना, अगर कुछ समय के लिए आप लोग यहाँ आ सको तो। बेटे की बात सुनकर निर्मला जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारी बाबूजी से बात करती हूँ। तब तक तुम बहू का पूरा ख्याल रखना। ऐसा कहकर निर्मला जी ने फोन रख दिया। शाम को जब नारायण दास जी घर लौटे तो निर्मला जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फोन आया था। बता रहा था कि बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई मेड भी नहीं मिल पा रही, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की आवाज़ सुनकर नारायण दास जी बोले, बात तो ठीक है निर्मला, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है तब हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? बेटा बहू हमें दादा दादी बनाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं, तो क्या हम उनकी इतनी मदद नहीं कर सकते? बहू को वहाँ परेशानी हो रही होगी और तुम जल्दी से सामान पैक कर लो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की आवाज़ सुनकर निर्मला जी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया और उत्साह से बोली, बेटा हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। ठीक है माँ, स्टेशन पर पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। बड़े ही लाड प्यार और हमदर्दी के साथ निर्मला जी ने अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन इस बात का उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू किस इरादे से उन्हें अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन के बाद निर्मला जी और नारायण दास जी अपने बेटे बहू के पास बड़े शहर में पहुंच गए। जैसे ही विनोद उन्हें अपने घर लेकर आया तो अंदर आते ही बोला, देखो ना माँ, कल से आपकी बहू की तबीयत कितनी खराब है, उल्टियाँ हो रही हैं। अब तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी अब आपके हवाले हैं। बेटी ने उनसे इतना हक जताकर बात की तो निर्मला जी बहुत खुश हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। पहुंचते ही निर्मला जी ने पूरे घर का कार्यभार संभाल लिया और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम निर्मला जी अकेले ही संभालती थी। अपनी पत्नी को दिन रात काम में जुटे हुए देख नारायण दास जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर निर्मला जी हंसते हुए कहती, अरे आप भी ना, बेटा बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी न है। इस खुशी के आगे तो मुझे अपनी घुटनों का दर्द भी नजर नहीं आता। एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म होगी। तभी कमरे से साक्षी की आवाज आई, माँ जी मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय विनोद भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। माँ मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी लाई बेटा, कहते हुए निर्मला जी फिर से काम करने में जुट गई। यूं ही करते करते 1 महीना बीत गया। आखिरकार वो समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और निर्मला जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थी। बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करते जा रही थी। उसी समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती, बच्चे के बादाम के तेल से मालिश करती और माँ बेटे दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन निर्मला जी और नारायण दास जी अपने पोते को गोद में लेकर उससे खूब लाड़ प्यार जता रहे थे। वो दोनों तो उसकी बलाएं ही लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा विनोद उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी,
आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना है। यह घर हम लोगों को बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। फिर नारायण दास जी बोले, तो बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसों की भला क्या ज़रूरत है? जितना भी पैसा आएगा वो सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर विनोद की तो बाछें ही खिल गई। उसकी तो जैसे मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। उसके बाद अभी कुछ दिन ही बीते थे कि साक्षी को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी भी खटकने लगे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो तो किसी काम के हैं ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो साक्षी ने अपने पति विनोद से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। फिर विनोद ने उसे डांटते हुए कहा, साक्षी तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम बाबूजी को घर भेजने की बात कर रही हो। मालूम भी है उनकी एफडी में जितना पैसा पड़ा है वो पैसा बाबूजी हमें देने वाले हैं। मत भूलो कि उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने उस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वो पैसे नहीं आ जाते कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज हो जाएं। अगले दिन जब निर्मला जी रसोई घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो नारायण दास जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे कि निर्मला जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हैं। तब नारायण दास जी ने कहा, निर्मला बहुत समय से विनोद बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी भी बात सही है। अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटा बहू से अलग रहेंगे? आखिरकार तो हमें भी बुढ़ापे में बेटे बहू का सहारा चाहिए। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और ज़मीन बेच देते हैं और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सके जिसमें हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर निर्मला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। इस नन्हे से खिलौने को छोड़कर जाने का दिल तो मेरा भी नहीं है। कहते हुए निर्मला जी अपने पोते को पुचकारने लगी जो पास में रखे पालने में सो रहा था। फिर नारायण दास जी बोले, ठीक है निर्मला, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करवा देता हूँ और गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए भी बात कर लेता हूँ। इस सब काम में एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। फिर निर्मला जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ताह तो मुन्ना के जन्म की खुशी में पार्टी है। अरे निर्मला, अगले हफ्ते तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। अगले दिन नारायण दास जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटा बहू गांव का मकान बेचने और एफडी के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। नया घर की सोसाइटी में खरीदना है, घर में कितने कमरे होंगे, फर्नीचर कैसा होगा, उन्होंने सब कुछ तय कर लिया था। एक दिन की बात है जब निर्मला जी रसोई घर से काम करके बाहर आई तभी उन्होंने मुन्ने के रोने की आवाज़ सुनी। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने मुन्ने को बिना हाथ धोए कैसे उठा लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आगे से मुन्ने को गोद में उठाना हो तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। निर्मला जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें हैरानी तो इस बात की थी कि उनकी बहू यह सब बातें उनके बेटे विनोद के सामने कह रही थी, लेकिन विनोद ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और निर्मला जी की बहू साक्षी इसी तरह
उनके किसी न किसी काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती और उनका बेटा मूक दर्शक बनकर यूं ही देखता रहता। जब मुन्ना 1 महीने का हो गया तो विनोद और साक्षी ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी वाले दिन निर्मला जी की बहू साक्षी उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी सी साड़ी भी नहीं है जो आप आज पार्टी पर पहन सकें। जो साड़ियाँ आप गांव से लेकर आई थीं वो सब पुराने डिजाइन की है। पार्टी में जितने भी मेहमान आएंगे सब के सब हाई सोसाइटी के हैं। अगर आप अपनी पुरानी सी सूती साड़ी पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभाल कर पहनना, क्योंकि यह साड़ियाँ मेरी माँ ने दी हैं और बहुत महंगी हैं। ध्यान रखना कि इस साड़ी पर कोई दाग ना पड़े। निर्मला जी ने कहा, ठीक है बहू, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूंगी, लेकिन ज्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी देना, तभी मैं पहनूंगी। साक्षी ने अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देते हुए कहा, लो माँ जी, आप यह साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी जिंदगी में नहीं पहनी होगी जैसी मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की ये बातें निर्मला जी को मन ही मन दर्द दे रही थी। अब तो अपनी बहू की साड़ी पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी बहू से साड़ी ले ली और मजबूरी में उसे पहन लिया। शाम को पार्टी के दौरान उनके बेटा बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर निर्मला जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थी। उनके पति नारायण दास जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो गांव गए थे उसमें अभी 2 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमानों की खातिरदारी करते करते निर्मला जी को थकावट महसूस हो रही थी। इस दौरान उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और चाय उनकी साड़ी पर गिर गई। उसके बाद तो उनके बेटा बहू सभी लोगों के सामने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई और बहू की साड़ी को उतार कर एक तरफ रख दिया। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ करके तुम्हें दे दूंगी। तो साक्षी गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, मैं अपनी साड़ी को घर पर नहीं धोती हूँ, मैं अपनी साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीन करवाने का खर्च 500 रुपये आता है। मैं आपकी तरह फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की यह बातें सुनकर निर्मला जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अगले दिन जब उनके बेटा बहू घर पर नहीं थे, तब उनके पति का फोन आया और निर्मला जी से पूछने लगे, पार्टी कैसी रही, सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया ना। नारायण दास जी के इस प्रश्न पर निर्मला जी कुछ बोल नहीं पाई। निर्मला जी की चुप्पी नारायण दास जी के मन में कई तरह के प्रश्न खड़े कर रही थी। वो चिंतित स्वर में कहने लगे, क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो, वहाँ सब लोग तो खैरियत से हैं। तो निर्मला जी ने असल बात पर पर्दा डालते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, बस मेरा आपके बिना यहाँ दिल नहीं लग रहा था, अब आप जल्दी से आ जाइए। निर्मला जी ने रूंधे स्वर में कहा। अचानक निर्मला जी के मुंह से यह बात सुनकर नारायण दास जी हैरान रह गए और कहने लगे, नहीं निर्मला, तुम बहुत उदास लग रही हो, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरूर कुछ हुआ है, सच सच बताओ, आखिर बात क्या है। नारायण दास जी ने पूछा तो निर्मला जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए अपनी आप बीती उन्हें फोन पर बता दी। यह सब सुनकर नारायण दास जी को बहुत गुस्सा आया। नारायण दास जी ने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उनके स्वाभिमान पर ठेस नहीं आने दी थी। बेहद प्यार करते थे वो निर्मला जी से,
लेकिन आज जब उन्हें ये पता चला कि उनकी पत्नी को उनके बहू बेटे ने भरी महफिल में इतना शर्मिंदा किया, वो भी एक साड़ी की वजह से, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि 2 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में तन मन से लगी हुई है। बहू की सेवा करते समय ना तो उसने अपनी तबीयत का ख्याल किया और ना ही उसे थकान महसूस हुई, और इस सब का यह सिला दिया बेटे बहू ने। एक दिल तो किया कि अभी जाकर अपने निर्मला को वापस ले आऊं, लेकिन कोई ज़रूरी काम था जिसे निपटाना बाकी था, इसलिए उन्हें 3 दिन वहीं रुकना पड़ा। 3-4 दिन बाद नारायण दास जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। उस समय साक्षी अपने कमरे में थी। नारायण दास जी अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्होंने वह बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू साक्षी कमरे से बाहर निकल कर आई, तो उसने वहां शॉपिंग बैग पड़ा देखा और बड़े उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। साक्षी को लगा शायद वो साड़ी उसका पति विनोद उसके लिए लेकर आया है। उसे तो अभी तक भनक भी नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आए हैं, क्योंकि जब वे आए थे तो साक्षी उस समय सो रही थी। उसे लगा कि विनोद उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। बड़ी खुशी और उत्साह के साथ साक्षी फटाफट से साड़ी लेकर कमरे में चली गई और वो साड़ी पहनकर स्वयं को आईने में निहारने लगी। साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत महंगी भी। साक्षी सोचने लगी कि ये साड़ी कम से कम 30,000 रुपये की होगी। वो तो हमेशा से ऐसी ही साड़ियाँ खरीदना चाहती थी। उसके थोड़ी देर बाद ही विनोद भी ऑफिस से घर आ गया। अपने कमरे से निकलकर साक्षी ने बड़ी खुशी खुशी विनोद को आवाज़ देकर बुलाया और बोली, देखिए ना, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब विनोद ने उसे उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। साक्षी, यह साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये तो बहुत महंगी होगी ना, और तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं। हैरानी से विनोद ने कहा। ये सुनकर साक्षी आश्चर्यचकित रह गई और बोली, क्या क्या मतलब? यह साड़ी तुम नहीं लाए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? यहीं तो रखी थी यह साड़ी, देखो कितनी सुंदर है। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, यह साड़ी मैं नहीं लाया। विनोद की बात सुनते ही साक्षी सोच में पड़ गई। अगर आप नहीं लाए तो कौन लाया होगा? उसी समय विनोद और साक्षी की बातें सुनकर नारायण दास जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। साक्षी और विनोद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी नारायण दास जी कहने लगे, बहू, वो साड़ी विनोद नहीं, मैं लेकर आया था। तभी विनोद ने कहा, अरे पिताजी, आप कब आए? बस बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बहू, यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो बहू, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनकर साक्षी के तन बदन में आग लग गई। उसे ऐसा लगा जैसे यह साड़ी पहनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वो तुरंत गुस्से से कमरे में गई और कपड़े बदलकर उस साड़ी को शॉपिंग बैग में डालकर वापस ले आई, और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखने लगी, तभी नारायण दास जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू, यह साड़ी अब तुम ही रखो, शायद तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी मेरी पत्नी अब किसी की उतरन नहीं पहनेगी, अब ऐसी हजारों साड़ियों की वो मालकिन होगी। नारायण दास जी की ये बात सुनकर उनका बेटा विनोद प्रश्नवाचक निगाह से उनके चेहरे की ओर देखने लगा। आज उसे अपने पिता के तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। तभी नारायण दास जी बोले, क्यों हैरान रह गए बेटा? आज मैं अपने साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ।
कहते हुए उन्होंने अपने बैग में से कुछ कागज निकाले और विनोद के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये देखो विनोद बेटा, हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर मैंने अपनी पत्नी के नाम पर साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है। यह उसी के कागज हैं। अपने ससुर की ये बात सुनकर साक्षी के तो होश ही उड़ गए और ये बात सुनते विनोद हक्का बक्का रह गया। लेकिन पिताजी, शोरूम खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कहीं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझा तुमने। जो पैसे मैंने तुम्हें देने वाला था उन्हीं पैसों से मैंने वो शोरूम खरीदा है। अब तो साक्षी और विनोद को तो जैसे काटो तो खून नहीं। विनोद गुस्से से कांपता हुआ बोला, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतजाम करने गए थे ना? आपने तो मुझसे वादा किया था कि वो पैसे आप मुझे देंगे, फिर ये सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा और उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। और वैसे भी वो पैसे मेरे थे, मेरी मेहनत की कमाई के थे। उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं, यह फैसला लेने के लिए मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। और बहू, तुम यह कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अब मुझे पेंशन भी मिलती है। लेकिन वो तो निर्मला ही हमेशा साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे बेहतर लगता था, इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं किया। और बेटा विनोद, यह तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम लोग जिंदगी भर त्याग करते आए, अपनी इच्छाओं को दबाते आए, वही बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे। अरे हम लोग तो अपना गांव का मकान और जमीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। जमीन तो मैंने बेच दी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से ठीक 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। भरी महफिल में तुमने अपनी माँ की ऐसी बेइज्जती की, सुनकर ही मेरा कलेजा कांप उठा। अब जब तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है तो अपना सब कुछ तुम्हें देने की गलती तो मैं कर ही नहीं सकता था। नारायण दास जी की यह बात सुनते ही विनोद और साक्षी हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। और हाँ बहू, अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियाँ पहनेंगी, फिर तो तुम अपनी सास से नहीं कहोगी ना कि वो फटीचर साड़ियाँ पहनती है और उसे महंगी साड़ियाँ पहनने की समझ नहीं है। नारायण दास जी के मुंह से यह जवाब सुनकर साक्षी को ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर किसी ने झन्नाटेदार तमाचा मारा हो। अपने पिता की बातों का साक्षी और विनोद को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी नारायण दास जी बोले, चलो निर्मला, तुम अपना सामान पैक कर लो। अब हमें यहाँ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आज ही बल्कि अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जाते समय नारायण दास जी ने विनोद से वो कागज़ लिए और कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हारी हर ज़रूरत, हर छोटी बड़ी इच्छा का उसने ध्यान रखा। तुम्हारे किसी शौक में कभी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन यह बात उसे मालूम नहीं थी कि एक दिन वही बेटा जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसकी भावनाओं और त्याग का इस तरह मजाक बना देगा। माफ़ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराये घर से थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था। अफसोस कि तुम भी उसे ना समझ पाए। अरे एक साड़ी ही तो गंदी हुई थी। बचपन में तुमने अपनी माँ की कितनी साड़ियाँ गंदी की थी, इसका तो अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। इतना कहकर नारायण दास जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए निकल गए। आज विनोद और साक्षी की नज़रें शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थीं। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वे दोनों निशब्द खड़े रह गए।
उनका सपनों का महल बनने से पहले ही धराशायी हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।